हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल जनवरी महीना में, उसको लेकर आए हैं। इसके पहले कई वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बारे में बात किए हैं। आज हम मॉडल सेट लेकर आए हैं क्लास 9th का, क्योंकि 9th को भी ज़रूरी है सेट का आंसर सोल्यूशन करने के लिए आए हैं। और ये रहा आप लोगों का क्लास 9th का मॉडल सेट, जो साइंस सब्जेक्ट का पहला सेट है। कुछ रूल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप लोगों को ये जो रहेगा, इसमें पूर्णांक रहेगा 40 का, और इसके लिए इस 40 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट आपको समय मिलेगा। तो कुछ और पॉइंट दिया गया है, जैसे सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है 40 प्रश्न आपको आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 4 विकल्प रहेगा, वो तो है ही है, और आपको सही विकल्प चयन करना है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो हम लोगों को जानना जरूरी है एग्जाम देने से पहले। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार आंसर, जो सही आंसर है उसको हम लोगों को खोजना है। तो ये एक के बाद एक फटाफट 40 तक हम लोग दौड़ते हैं और क्वेश्चन का हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस प्रकार स्क्रीन रिकॉर्ड से किया गया वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सदिश नहीं है? आपको सदिश नहीं है, आपको ये खोजना है। सदिश और अदिश राशि के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि सदिश मतलब जिसका दिशा निश्चित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन होगा, मतलब दिशा निश्चित है। त्वरण का भी दिशा होता है, वेग का भी दिशा होता है। तो ये क्या है? ये सभी सदिश राशि है। लेकिन जो दूरी है इसका क्या कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, सदिश नहीं है, मतलब अदिश है। क्वेश्चन नंबर 2, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मतलब इसमें पूछ रहा है कि वेग जो परिवर्तन होता है उस दर को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी निश्चित दूरी तय करने में जो वेग का अदला बदली होता है इसका परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं चाल और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर क्या मापता है? बाइक में या कोई गाड़ी में जो ऑडोमीटर रहता है इसमें क्या मापा जाता है? ये सीधा सा या आसान सा क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। तो इसमें क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूरी। और स्पीड मीटर जो होता है उसमें क्या मापा जाता है? वेग। तो इसका सही आंसर 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? इसमें यह पूछ रहा है कि मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा इधर रखिएगा कि जो दिया रहेगा, यानी यह कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। इसको आपको किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इसमें आपको क्या किस में गुना कर देना है? 18/5 से आपको गुना करने से इसका हल निकल जाएगा। काट दीजिए, 20 को 5 से गुना करने से कितना मिलता है? 4 मिलता है, और 4 को 18 से गुण दीजिए तो कितना मिल गया? 72 मिल गया, यानी 72। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? इस प्रकार का आंसर को हल करने के लिए पहले आपको क्या होगा? यूनिट को चेंज करना होगा। यहाँ जो मीटर दिया हुआ है तो आपको इसको भी मीटर में बदल देना है। अगर 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर के पहले आपको क्या करना है? मीटर में बदलना है, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको अभी बताया गया है। जैसे 18 है, 18 किलोमीटर का आपको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा?
5/18 से गुना कर देना है। कितना से? 5/18 से गुना कर देना है। तो 18 कट गया तो कितना कितना मिला? 5 मिला आपको। कितना मिल रहा है? 5। उसी प्रकार 36 को कीजिए। को क्या करना है? 36 जो है यहाँ दिया गया है किलोमीटर, इसको भी गुना कीजिए। किसमें? 5/18 से गुना कर दीजिए। और 5/18 से गुना करने पर 18 गुना कितना होता है? 36 होता है। मतलब कितना हो रहा है? 10। तो ये हो गया जो मिला, ये पहला मिला कितना? 5 और अंत में मिला कितना? 10। तो ये 5 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यानी प्रारंभिक वेग हुआ 5 और लास्ट वेग हुआ कितना? 10। अब त्वरण निकालने के लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? v² बराबर कितना होता है? u²। ये हम लोग को याद रखना है। प्लस क्या है? 2as। अब v कितना है? जो लास्ट में वेग बनाता है कितना? 10, उसका स्क्वायर दे दीजिए। प्लस u² मतलब प्रारंभिक वेग कितना था? 5 था, 5 का स्क्वायर दीजिए। प्लस 2 मतलब 2 है। और ये मतलब हम लोगों को जो निकलना है त्वरण। और यस कितना दिया गया है? मतलब दूरी कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो ये 15 याद रखिएगा। अब 10 को कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 100। और ये कितना हो रहा है? 25। और इतना कितना हो रहा है? 15 दूना 30 ये। अब 30 ये हो गया। कितना हो गया? 30 ये है। क्या है कि जो 30 ये बराबर कितना हो जा रहा है? 30 ए बराबर हो जाता है 75। यानी ये बराबर कितना हो गया? 75 बट्टे कितना आ गया? 30। तो इसको अगर हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2.5। क्या आ जाएगा? 2.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के बारे में जो है ये वो 1 किलोग्राम होता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर इतना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 3 पिंड दिया गया है ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? जड़त्व निर्भर करता है किसी पदार्थ के भार के ऊपर। तो इसमें 5 kg, 2 kg और 10 kg दिया गया है। तो सबसे कम क्या है? 2 kg है। और 2 kg मतलब यहाँ किसका मान हो गया? वो वाला बी का मान हो गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जड़त्व जब भी बोला जाएगा आप भारी वस्तु या हल्का वस्तु देखिएगा। यह हल्का वस्तु क्या है? बी का मान है, यानी 2 kg है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो इस प्रकार आंसर को हल करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा? लिख लेना होगा क्या दिया है। यहाँ दिया है एम दिया है, मैंने द्रव्यमान दे दिया है। कितना दिया है? 1 kg दिया है। और क्या दिया है? एफ दिया है, यानी बल दिया है। कितना? 1 न्यूटन दिया है। क्या मांग रहा है? त्वरण मांग रहा है। त्वरण हम लोग जानते हैं एम ए बराबर क्या है? एफ होता है। तो एम का वैल्यू भी 1 है और एफ का वैल्यू भी 1 है। तो ये का मतलब त्वरण का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? न्यूटन के गति का अगर पहला नियम के बारे में कहा जाएगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उसमें जड़त्व की परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? जड़त्व का परिभाषा। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। न्यूटन गति के कौन नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? बल मापने का सूत्र कहा गया है। ये कहाँ मिलता है? हम लोगों को याद रखना है कि बल को मापने वाला सूत्र के बारे में अगर कहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये दूसरे नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग दूसरे सूत्र में क्या है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या? त्वरण। तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलता है? दूसरे नियम से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? 12 का दूसरे नियम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। जी का मान क्या होता है? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जी का मान क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि 9.8
प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.8 सब में दिया गया है, वो ध्यान रखिएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का तो मान दे दिया है क्योंकि 9.8 होता है, तो ये ग्राम राउंड फिगर में 10 दे दिया है। अब 60 kg होता है, क्या दिया है, द्रव्यमान, यानी एम का वैल्यू दे दिया है कितना, 60 दे दिया है। एम का वैल्यू कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। और हम लोग जानते हैं जो वेट होता है, वजन जो होता है वो क्या होता है, एम जी। एम जी मतलब एम मतलब 60 और बराबर जी का मतलब कितना, मतलब हो गया 10, तो कितना हो गया, 600 हो गया। ये वेट 600 कहाँ, ये वेट हो गया आपका 600 पृथ्वी पर। लेकिन हम लोग जानते हैं जो चंद्रमा में होता है वो होता है 6 1/6 होता है, 1/6 होता है, क्योंकि उसका 6 गुना कम होता है। तो काट दीजिए, 100 आ गया, यानी 100 कितना हो गया, न्यूटन होगा, 100 न्यूटन होगा। कहाँ, ये चंद्रमा पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ का कणों के किस गुण को दर्शाता है। हम लोग जानते हैं जो दो पदार्थ आपस में अगर पूरी तरह से मिलता है मतलब उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, यानी पदार्थ के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। जानते हैं पदार्थ होने के लिए स्थान घेरना जरूरी है और उसका द्रव्यमान होता है निश्चित एक। तो विचार, शीत या स्नेह, ये सब क्या है, ये पदार्थ नहीं है। इसमें शीतल पेय जैसे होता है ना, थम्स अप, कोका-कोला, 7 अप, मजा जो भी बोलिए, ये शीतल पेय होता है, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और ये कोई जगह घेरता है। तो यह क्या है, पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सतह मिलना क्या कहलाता है। अगर दो पदार्थ है और उसके कणों अगर सतह मिल जा रहा है, जैसे कोई एक बाल्टी पानी है और उसमें हम क्या किए कि जो कुछ रंग के 2 बूंद उसमें डाल दिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो दोनों पदार्थ आपस में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इस प्रकार के दोनों पदार्थ के आपस में सतह मिल जाने को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 17 का ए। क्वेश्चन 18 में आते हैं। किस तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। अगर किसी तत्व के द्रव्यमान अगर है, हम लोग जानते हैं क्या है द्रव्यमान, ये अगर इस प्रकार आता है तो क्या निकलता है, डेंसिटी निकलता है। डेंसिटी मतलब घनत्व निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 18 ग्राम बना दिया जल। और 18 ग्राम जो जल बनता है मतलब शुरू में जो अभिकारक था वो जो था वो 18 ग्राम था और बाद में भी 18 ग्राम ही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, द्रव्यमान का अदला बदली नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को यह मान रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान की अनुपात सदैव 1:8 होता है, ये हमेशा होगा। 1 मोल लीजिए, 2 मोल लीजिए जल, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, हमेशा 1:8 होगा। यानी ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। परमाणु का जो त्रिज्या है ना बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसे किस में मापा जाता है, किस इकाई में, किस मात्रक में, नैनोमीटर में मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। परख होता है, उसका इकाई होता है वो होता है यू, यानी उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र रूप में रह सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो हम लोग जानते हैं परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, और अणु जो है ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जल की परमाणुकता कितनी है। परमाणुकता से ये समझिएगा जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 1। परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु कितना है तो टोटल कितना हो गया 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25, निम्नलिखित में किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। सेम 24 नंबर ही क्वेश्चन है। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3 होता है। इसमें कितना परमाणु होता है, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो 4 होता है, लेकिन इसमें कितना पूछा गया है 5, तो ये होगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C मतलब कितना 1, ऑक्सीजन मतलब कितना 2, मतलब इसमें भी परमाणुकता कितना है 3 है, मतलब ये भी नहीं। कितना हम लोगों को ज्ञात करना है 5 ज्ञात करना है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। इसमें कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, मतलब 2 और ऑक्सीजन 3 है, मतलब 5। तो ये हुआ असली आंसर, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें परमाणुकता कितना होती है 5 होती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम मतलब Ca और हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम का संयुक्ता 2 है, बाहर लिख दीजिए, यानी फार्मूला हो गया CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 26 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 27 में, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है HNO3। H मतलब द्रव्यमान कितना है H का, मतलब हाइड्रोजन का 1, और नाइट्रोजन का कितना है 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ऑक्सीजन 16 करके कितना बार लेना है 3 लेना है, तो इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसका नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा द्रव्यमान टोटल 63, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को 28 में, कोशिका की खोज किसने की। ये तो हम लोग एकदम छोटे से सुनते आ रहे हैं 7th क्लास से, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशीय है। पैरामेशियम, याद रखिएगा पैरामेशियम, एमीबा, एगुलिना, ये सब क्या है एक कोशिक जीव है, यानी सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, एक कोशिक जीव, बाकी सब बहुकोशिक जीव है। क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। अगर कोशिका है तो उसके सबसे बाहरी क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पादप कोशिका के बारे में कहा गया है, इसलिए पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, सेलुलोज के द्वारा, लिपिड के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा बना होता है। इसका सही आंसर 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने वजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली के कोशिका के बाहर से अपने भोजन या अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंडोसाइटोसिस, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है या कहाँ से होती है। तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर होता है गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका की आनुवंशिक का वाहक कहा जाता है इसे, यानी सूचना देने वाला भी कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है। याद रखिएगा लाइसोसोम जो बनता है वो गल्जी उपकरण द्वारा, यानी गल्जी बॉडी के द्वारा बनता है, जिसे गल्जी इकाई भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम कौन बनाता है, गल्जी उपकरण, ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। हम लोग एकदम याद करके रखे हैं कि कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है। शीर्षस्थ भाग जो बढ़ता है, यानी उसमें क्या पाया जाता है, विभजक पाया जाता है। विभजक मतलब
मतलब विभाजन करने वाले उत्तक पाए जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन है कि इसमें ये का भी आंसर सही है, डी का भी सही है। ये मिसप्रिंट है या गलती से छप गया होगा, तो ये और डी दोनों सही है, विभाजित उत्तक। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? हम लोग जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तक पाए जाते हैं। जड़ द्वारा शोषित जल और खनिज लवण को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम, और फ्लोएम का काम है बने भोजन को, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के पूरे शरीर में पहुंचा देना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो अस्थि मतलब हड्डी से जो मांसपेशी यानी मांस जुड़ा रहता है, तो उसे जोड़ने वाली रचना को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39, नारियल के रेशों में कौन उत्तक पाया जाता है? याद रखिएगा कि नारियल के रेशे में जो उत्तक पाया जाता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का सी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 में, अस्थि एक उत्तक है। हम लोग जानते हैं अस्थि एक उत्तक है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग JCERT द्वारा निकाला गया फर्स्ट सेट साइंस सब्जेक्ट का क्लास 9th का हल किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर तो बनता ही है, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके मोबाइल में उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।